नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी मेरा और मैं हूं डॉक्टर तनुजा। आज मैं आपको बताने वाली हूं एंटमीबा हिस्टोलोटिका के बारे में एंड बेसिकली एंटमीबा के बारे में, जो हमारे एग्ज़ाम का नेक्स्ट टॉपिक है। मैं आपको पिछले भी काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूं प्रोटोजोआ पे, प्रोटोजोआ से रिलेटेड, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ, न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ एंड डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। उसके साथ साथ हमने पैरामीशियम पे भी वीडियो देखा है। तो आज जब हम बात करने वाले हैं एंटमीबा हिस्टोलोटिका के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं और आपको लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम में इससे काफ़ी हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पूरे एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिले और हम और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में और मेहनत करें और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाला है एंटमीबा हिस्टोलोटिका पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। यानी कि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कम्प्लीटली कवर होने वाला है, आपको कहीं और देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस टॉपिक में होने वाली हैं वो सारी की सारी मैं लेके आई हूँ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से बुक्स खोलने की या इधर उधर टॉपिक्स के बारे में और ज़्यादा छानने की, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटमीबा हिस्टोलोटिका के बारे में। तो एंटमीबा का जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले एग्जाम्स में जो है क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कभी कभी तुम्हारा आपका ऑर्डर पूछ लेता है, कभी क्लास पूछ लेता है, सब फाइलम भी पूछ सकता है। तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए। तो ये फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है। सब फाइलम इसका है सार्कोमेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास है सार्कोडीना, क्लास है राइजोपोडिया, सब क्लास लोबोसिया एंड ऑर्डर अमीबिडा, जीनस एंटमीबा। स्पीसीज जो हम बेसिकली आज फोकस करने वाले हैं वो है एंटमीबा हिस्टोलोटिका, क्योंकि आपके सिलेबस में वही दी गई है। उसके अलावा भी जो स्पीसीज है, जो उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटमीबा हिस्टोलोटिका को। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये इसके ट्रोफोजॉइड का स्ट्रक्चर है। आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेड कलर के इतने मोटे मोटे जो पड़े हुए हैं, ये इसके एंडोप्लाज्म में क्या पड़ा है, दिस इज आरबीसी। इंजेस्टेड आरबीसी इसके एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट है। क्लियरली दिखता है कि ये पैरासाइट है और ये ब्लड को फीड करता है, इस वजह से यहाँ पर इसमें आरबीसी प्रेजेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप फूड वैक्यूल देख सकते हैं, क्रोमेटिन न्यूक्लियस देख सकते हैं। न्यूक्लियस में आपको कैरियोसोम दिखेगा, क्रोमेटिन मटेरियल भी इसमें दिखेगा। साथ ही आपको एक स्यूडोपोडिया भी यहाँ पे प्रेजेंट दिखेगा, तो इसीलिए हम इसको मोनोपोडियल भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? लैम्बलिस ने सबसे फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था, और इसका जो पैथोलॉजिकल नेचर था वो किसने डिस्क्राइब किया था? लॉस्ट ने इन 1875 में इसकी पैथोलॉजिकल नेचर को डिस्क्राइब किया था। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, यानी कि ये सारे तरह के हैबिटेट में सब जगह पाया जाता है। बेसिकली ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में ज़्यादा मिलता है और टेम्परेट जोन में कम मिलता है, यानी कि गर्म इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है कंपेरेटिवली ठंडे इलाकों में। इसका हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये एंडोपैरासाइट होता है, मैन का, यानी कि बॉडी के अंदर रहता है। और जो ये कॉमनली लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन में पाया जाता है। और जब इसका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये आपके लीवर में, लंग्स में, ब्रेन में एंड समटाइम टेस्टिस में भी पहुँच जाता है। तो इस तरह से इसका हैबिटेट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं कि जो एंटमीबा हिस्टोलोटिका है वो 3 फॉर्म में मिलता है अपनी लाइफ साइकिल में, जो कि है ट्रोफोजॉइड फॉर्म और मैग्ना फॉर्म, प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म एंड सिस्टिक फॉर्म। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एंटमीबा हिस्टोलोटिका है वो कितनी डिस्टिंक्ट फॉर्म में पाया जाता है। तो ये 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म में मिलता है हमको, मैग्ना फॉर्म, माइन्यूटा फॉर्म एंड सिस्टिक फॉर्म। अब हम इनकी फॉर्म को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ट्रॉफिक फॉर्म की बात करें तो ट्रॉफिक फॉर्म में आपको सारे के सारे आपको सेल ऑर्गेनेल्स दिख सकते हैं। यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी फूड वैक्यूल भी दिख रही हैं, आरबीसी भी दिख रहे हैं, एक आपको यहाँ पे बैक्टीरिया, इंजेस्टेड बैक्टीरिया भी दिख रहे हैं, यानी कि ये सब चीज़ें खाता है।
उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एंडोसोम में एंडोप्लाज्म में क्या दिख रहा है, आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस के अंदर क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोलस दिख रहा है, और साथ साथ यहाँ पर इसके ये क्रोमेटिन मटेरियल दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, साथ में इसमें एक स्यूडोपोडिया भी प्रेजेंट होता है। तो इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो ये फॉर्म को हम मैग्ना फॉर्म भी बोलते हैं, मैग्ना फॉर्म के नाम से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोस्ट एक्टिव एंड मोटाइल फॉर्म होती है, फीडिंग फॉर्म होती है। आप देख रहे हैं इसके अंदर कितना कुछ खाना पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये खाता है, तो ये इसकी फीडिंग फॉर्म होती है एंटामीबा हिस्टोरोटिका की। लिव्स इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। कहाँ रहता है ये, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा लेयर में पाया जाता है। सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा लेयर को ये खाता है। इसका साइज जो है वो 20 to 30 माइक्रोन इन डायमीटर हो सकता है। मोर और लेस रिजेंबल्स दी अमीबा, अमीबा की तरह दिखता है काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, इसका न्यूक्लियस वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। मैंने बताया था वेसिकुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लिक्विड चीज़ें, लिक्विड ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो और क्रोमेटिन मटेरियल कम प्रेजेंट होता है, तो उसको हम वेसिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसका न्यूक्लियस क्या होता है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। 4 to 6 माइक्रोन इन साइज होता है। आपको साइज इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको एक जनरल व्यू में दे रही हूँ, क्योंकि साइज पे अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। बाउंड बाय अ थिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुज इनर सरफेस इज इनक्रस्टेड विद फाइन क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स अरेंज इन अ पेरिफेरल रिंग। अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करें तो इस तरह से इसका न्यूक्लियस है, जिसके बीच में एक कैरियोसोम प्रेजेंट है, और उसको एक चारों तरफ से एक ऐसा राउंडेड एक स्ट्रक्चर इसका है, जिसको उसके बाद में यहाँ पे क्या लगे हैं, यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल है। ये देखिए आपको मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ। इस तरह से इसका ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको न्यूक्लियस के बारे में ज़्यादा याद रखना है। इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अ स्मॉल डॉट लाइक एंडोसोम और कैरियोसोम ऑफन सराउंडेड बाय क्लियर एरिया और हेलो। इसका जो एंडोसोम है उसके बाहर आप एक क्लियर एरिया देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट, जिसको हेलो बोलते हैं। आप ये याद रखिए, टर्म जो है आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है, पेरिफेरल रिंग जैसा इसका न्यूक्लियस होता है, और इसमें एंडोसोम और कैरियोसोम प्रेजेंट होते हैं। फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोसोम इज मार्क्ड बाय स्पोक लाइक स्ट्रेशंस ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें स्पोक लाइक स्ट्रेशंस ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी। तो इसमें इंक्लूजन्स ऑफ एंडोप्लाज्म आर फूड वैक्यूल्स दैट इनक्लोज द इंजेस्टेड REWBC फ्रेगमेंट्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड बैक्टीरिया। यानी कि इसके अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि ये खाता है इन चीज़ों को, तो बैक्टीरिया को खाता है, RBC WBC को खाता है, और जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसके फ्रेगमेंट्स भी इसके अंदर इसके साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर नहीं पाई जाती है। इसको आप ध्यान रखिए कि एंटामीबा हिस्टोरोटिका में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती, जो कि पैरामीशियम में हमने पढ़ी थी। तो इसमें नहीं पाई जाती, इसमें कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहता है, यानी इसका इन्वायरमेंट सेम रहता है बाहर भी और अंदर भी। तो ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहता है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर एब्सेंट होती है। स्यूडोपोडियम, इसके अंदर एक स्यूडोपोडिया पाया जाता है, इसलिए हम इसको मोनोपोडियल बोलते हैं। ट्रोफोजॉइड जो होता है इसका काफ़ी एक्टिव होता है, मूव करता है, और जो उसका मूवमेंट है वो एक जो गार्डन स्लज होता है लाइमैक्स उसकी तरह होता है, फॉरवर्ड। जैसे इस तरह से स्लज मूव करते हैं ना, उस तरह से इसका मूवमेंट फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। इसीलिए जो एंटामीबा हिस्टोरोटिका का जो मूवमेंट है उसको हम लाइमैक्स टाइप मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि ये लाइमैक्स जो कि गार्डन स्लज है उसकी तरह मूव करता है। तो इसके मूवमेंट को या फिर इसके लोकोमोशन को हम लाइमैक्स मूवमेंट या लाइमैक्स टाइप ऑफ मूवमेंट या लोकोमोशन बोलते हैं। इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, न्यूट्रिशन जो होता है इसका होलोजोइक होता है। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है। इजेशन कैसा होता है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बॉडी से बाहर कैसे निकालता है, तो वो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ये बॉडी से बाहर निकालता है। प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म की बात करते हैं। तो पहले हमने बात करी है ट्रोफोजॉइड फॉर्म की, और आप याद रखिए जितना भी एक्टिवनेस है वो सारा ट्रोफोजॉइड फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, यानी कि वो बहुत खाता है, मूव भी करता है, एक्टिव होता है, तो वो सारा जो है ट्रोफोजॉइड होता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म की। तो ये स्मॉल होती है, स्फेरिकल होती है, गोल टाइप की होती है। हालांकि छोटा सा स्यूडोपोडियम आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ।
ये माइन्यूटा फॉर्म है। तो ये इस तरह से होता है। इसके साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म में आपको ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ज़्यादा ऑर्गेनेली नहीं दिखाई दे रहे, ना ही इसमें फूड वैक्यूल दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा एक्टिव फॉर्म नहीं होती है। तो हम देखते हैं अब इसमें माइन्यूटा फॉर्म में क्या क्या होता है। तो इसका जो साइज़ है वो 12 से 15 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। रिजेंबल ट्रोफोजॉइट एक्सेप्ट दैट ये ट्रोफोजॉइट की तरह ही होती है, लेकिन उससे छोटी होती है साइज में, एंड इसके अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होते। फूड वैक्यूल माइन्यूटा फॉर्म में एब्सेंट होते हैं। लिव्स इन द ल्यूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में प्रेजेंट होती है। नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है। ट्रोफोजॉइट फॉर्म जो है वो पैथोजेनिक फॉर्म है, डिजीज कॉज करती है, लेकिन जो माइन्यूटा फॉर्म है वो नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है, डिजीज कॉज नहीं करती। हालांकि ये ट्रांसफ़र हो जाती है मैग्ना फॉर्म में जब बॉडी का रेजिस्टेंस लो होता है, तो यही फॉर्म जो है वो मैग्ना फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी ये जो है वो डिजीज़ कॉज करने वाले फॉर्म में, ट्रोफोजॉइट फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये हमने बात करी अभी प्री सिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टिक फॉर्म की। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन माइन्यूटा फॉर्म अंडरगो एनसिस्टेशन। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो माइन्यूटा फॉर्म होती है इसकी वो एनसिस्टेशन, यानी कि उसके अंदर सिस्ट वॉल का निर्माण हो जाता है और वो अपने आप को सिस्ट वॉल से सराउंड कर लेती है। ठीक है, 10 से 12 माइक्रोन इन डायमीटर होती है। यानी आप समझ लीजिए कि माइन्यूटा फॉर्म ही चेंज हो जाती है जब उसमें सिस्ट वॉल का निर्माण हो जाता है, तो वो सिस्ट फॉर्म बन जाती है। साइटोप्लाज्म जो होता है उसका क्लियर होता है एंड कंटेन्स 1 और 2 ग्लाइकोजन मासेस, क्योंकि उसको नहीं पता आगे जाके उसको खाना कब मिलेगा, दूसरा होस्ट कब मिलेगा, कब वो ट्रांसफ़र होगी, कब वो ट्रोफोजॉइट बनाएगी, इसीलिए उसके अंदर फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन मास की फॉर्म में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, 1 और 2 ग्लाइकोजन मासेस हो सकते हैं एंड 1 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्टाइल बार लाइक क्रोमेटिड बॉडीज हो सकते हैं। यानी 2 इसमें बार लाइक क्रोमेटिड बॉडीज हो सकते हैं और इसके अंदर एक ग्लाइकोजन मास प्रेजेंट, 1 या 2 ग्लाइकोजन मास प्रेजेंट हो सकते हैं। मैं आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर फिर से दिखा देती हूँ। तो ये है आपका एनाफेज, सिस्टिक फॉर्म भी बोलते हैं इसको। तो ये है सिस्टिक फॉर्म, इसमें आप देख सकते हैं ग्लाइकोजन वैक्यूल प्रेजेंट है, क्रोमेटिड बॉडीज प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक सिस्ट वॉल प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये है हमारी सिस्टिक फॉर्म। ठीक है, तो अब क्या होता है, आगे इसकी बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है टू फॉर्म अ बाइन्यूक्लिएट एंड फाइनली अ टेट्रान्यूक्लिएट और क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो बाइन्यूक्लिएट बना लेता है और उसके बाद टेट्रान्यूक्लिएट बन जाता है, यानी उसका न्यूक्लियस डिवाइड करके फाइनली क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट का निर्माण करता है, जो कि इन्फेक्शन कॉज करती है। जनरली अ क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट हैच आउट ओनली 1 यंग अमीबा। और जब ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट हैच होती है, यानी दूसरे होस्ट में जब ये चली जाती है और हैच होती है जब इसमें से सिर्फ एक यंग अमीबा निकलता है जिसके पास 4 न्यूक्लियस होते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि एक क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट से एक क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट से एक यंग अमीबा का निर्माण होता है। पेप्सिन जो होता है इट कांट डाइजेस्ट सिस्ट वॉल। पेप्सिन जो है एंजाइम सिस्ट वॉल को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो ट्रिप्सिन है वो इसको डाइजेस्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ये होता है मोनोजेनेटिक, यानी कि इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही होस्ट की आवश्यकता होती है, 2 होस्ट की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनोजेनेटिक। मैन इज द मेन होस्ट, और जो इसका मेन होस्ट है वो है मैन यानी इंसान। पिग, डॉग, रैट, रैबिट जो हैं इसके रिजर्वायर होस्ट हैं, यानी इसको थोड़े टाइम के लिए वो अपनी बॉडी के अंदर रिजर्वायर करके रखते हैं। रिप्रोडक्शन इन ट्रोफोजॉइट बाय बाइनरी फिशन, जो रिप्रोडक्शन होता है ट्रोफोजॉइट में टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन इसमें होता है। अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तो क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट जो होती है वो हमारे फीसिस में यानी कि मल में चली जाती है और उसके बाद वहाँ से ये क्या होता है, इस जो कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर और हैंड्स हैं वहाँ पे जाकर उसके थ्रू ये बॉडी के अंदर जाती है। इसका एक मैकेनिकल कैरियर भी होता है जो है हाउस फ्लाई मक्खी।
उस हाउस फ्लाई के थ्रू इसका जो है ट्रांसमिशन हो जाता है फूड में, और फिर फूड को जब इंसान खाता है तो ये उसके बॉडी में चली जाती है। इस तरह से जो क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चली जाती है। तो क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट जो होती है जनरली, क्योंकि सिस्ट है उसके अंदर सिस्ट वॉल है, तो जो गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट होता है उससे वो आराम से पास हो जाती है। स्टमक के गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट से, स्टमक के एंजाइम से वो आराम से पास हो जाती है। लेकिन जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है तो उसकी जो सिस्ट वॉल है वो डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसकी सिस्ट वॉल डाइजेस्ट हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, और उसमें से क्या निकलता है, ट्रोफोजॉइड निकलता है। तो ट्रोफोजॉइड जो होता है वो क्या करता है, फिर म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा जो लेयर होती है उसको खाने लगता है। ठीक है, तो ट्रोफोजॉइड ग्रो एंड मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर ये मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है, और इन जो फिर उसके बाद में क्या करता है, ये प्रोड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक लेशंस ऑफ अमीबियासिस। तो यही फॉर्म होती है जो कि डिजीज़ कॉज करती है और बहुत ही भयंकर काफ़ी फॉर्म ले लेती है डिजीज़ का, और क्या करती है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में लेशन कॉज करती है, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर में अल्सर भी उत्पन्न कर देती है, छाले हो जाते हैं, और कभी कभी जो है वो ब्लड भी निकलने लगता है जो कि मल के थ्रू बॉडी के बाहर आपके आने लगता है। तो इस तरह से ये ट्रोफोजॉइड फॉर्म ही है जो डिजीज कॉज करती है। सर्टेन नंबर्स ऑफ ट्रोफोजॉइड्स आर डिस्चार्ज इनटू द ल्यूमेन ऑफ बाउल। कुछ जो ट्रोफोजॉइड है वो बाउल में डिस्चार्ज हो जाते हैं और फिर सिस्ट बना लेते हैं। जो फिर क्या होता है, वो जो सिस्ट है वो दोबारा से जो है ट्रोफोजॉइड में चेंज नहीं होती, और फिर वो क्या करती है, फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाती है और फिर नए होस्ट में उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लाइफ साइकिल दिखाई है इसकी। इसमें क्या है, सिस्ट एंड ट्रोफोजॉइड फॉर्म पासिस इन फीसिस, और उसके बाद में कहा मैच्योर सिस्ट जो है वो फिर से इंजेस्ट कर लेता है कोई भी इंसान, और ये अपनी लाइफ साइकिल को जारी रखता है। एक्सिस्टेशन होता है, यानी कि सिस्ट वॉल डिजॉल्व होती है, ट्रोफोजॉइड निकलते हैं, ट्रोफोजॉइड बाइनरी फिशन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में कुछ ट्रोफोजॉइड ही बने रहते हैं, कुछ ट्रोफोजॉइड सिस्ट वॉल बना लेते हैं, माइन्यूटा फॉर्म बना लेते हैं, फिर उसके बाद में वो सिस्ट बना लेते हैं। इस तरह से सिस्ट जो है वो पहले सिंगल न्यूक्लियस होती है, उसमें 2 बार डिवीजन होता है, और वो क्या बना लेती है, यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बना लेती है, यानी कि क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट का निर्माण करती है। फिर ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट जो है वो बॉडी से एक्सिट हो जाती है, इसी फॉर्म के थ्रू इन्फेक्शन होता है। अब हम कुछ और जो अमीबा आ सकते हैं एग्जाम में, हम उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा एक बार व्यू ले लेते हैं। जैसे कि एंट अमीबा हर्टमानी है, तो ये भी हिस्टोलोटिका की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा छोटा होता है उससे, और अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, लेकिन लेस हार्मफुल होता है। एंट अमीबा कोलाई की बात करें तो ये नॉन पैथोजेनिक होता है, और 50% इंसानों में ये एंट अमीबा कोलाई है, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन कभी कभी ये डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। इसका जो साइज है इसके ट्रोफोजॉइड का वो 20 से 40 माइक्रोन इन डायमीटर हो सकता है। इट इज़ लेस एक्टिव, कम एक्टिव होता है, एंड फॉर्म अ स्मॉल स्यूडोपोडियम, और एक छोटा सा स्यूडोपोडियम भी बनाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है एंट अमीबा कोलाई का, उसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते। आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, हमारे ब्लड को नहीं खाता है। सेंट्रल कैरियोसोम और एंडोसोम इज माइन्यूट, एक छोटा सा सेंट्रल कैरियोसोम या एंडोसोम इसमें भी प्रेजेंट हो सकता है। इसकी जो सिस्ट होती है, जो एंट अमीबा हिस्टोलोटिका में 4 न्यूक्लियस कंटेन करती है, यहाँ पे जो इसकी सिस्ट है उसमें 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटिन बार्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इसकी सिस्ट में इस तरह से, लेकिन उनका जो एंड होते हैं यहाँ पे ये शार्प एंड होते हैं। तो ये बात रही एंट अमीबा कोलाई की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंट अमीबा जिंजीवालिस की। तो प्रेजेंट इन माउथ यूजुअली बिटवीन टीथ एंड गम्स, टीथ एंड गम्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये ट्रोफोजॉइड जो होता है इसका 12 से 20 माइक्रोन इन डायमीटर का हो सकता है। एंडोप्लाज्म कंटेन्स अ वेसिकुलर न्यूक्लियस, इसके एंडोप्लाज्म में भी वेसिकुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विद अ लार्ज सेंट्रल एंडोसोम एंड न्यूमरस फूड वैक्यूल्स कंटेनिंग बैक्टीरिया एंड न्यूक्लियाई ऑफ ल्यूकोसाइट्स। इसमें जो इसकी फूड वैक्यूल है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, ल्यूकोसाइट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ ल्यूकोसाइट भी प्रेजेंट होते हैं। इसकी स्यूडोपोडिया की बात करें तो इसमें बहुत सारे स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, हाई इन दोज पर्सन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम पायरिया, उन पर्सन्स में ज़्यादा पाया जाता है जिनको पायरिया डिजीज होती है, क्योंकि पायरिया बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरिया को ये खाता है, तो
तो इस तरह से ये इन्फेक्शन कॉज करता है, हेल्प करता है उसको स्प्रेड करने में। स्पीसीज डज नॉट फॉर्म सिस्ट, यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एंट अमीबा हिस्टोलोटिका की जो स्पीसीज है उसमें सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता और ये ट्रांसमिट होती है डायरेक्टली फ्रॉम माउथ टू माउथ, इसीलिए वहाँ पे सिस्ट की फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्टली आराम से ट्रांसफ़र हो सकती है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के लाई हूँ जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हमारे पूरे टॉपिक को कवर भी कर लेते हैं और इसके अलावा कुछ और बचता नहीं है इस टॉपिक पे। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजिकली एंट अमीबा हिस्टोलोटिका अकर्स इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। तो मॉर्फोलॉजिकली जो एंट अमीबा हिस्टोलोटिका है वो कितने फॉर्म में मिलता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये 3 फॉर्म में मिलता है, मैग्ना, माइन्यूटा एंड सिस्टिक फॉर्म। एंट अमीबा हिस्टोलोटिका हैज़ 1 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, 2, 3 और नो। तो सिंपल क्लियर है कि एंट अमीबा हिस्टोलोटिका में कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी 2013 में और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये टीजीटी 2016 में और 2021 दोनों टाइम पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलोटिका इज। तो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है एंट अमीबा हिस्टोलोटिका की? ये प्री सिस्टिक स्टेज है या सिस्टिक स्टेज है, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट है, या ट्रोफोजोइट स्टेज है। तो कौन सी स्टेज होती है ये आप अभी मैंने आपको बताया है कि इन्फेक्शन कौन कॉज करती है, तो वो सिस्टिक स्टेज ही इन्फेक्शन कॉज करती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और सॉरी यहाँ पे टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट है, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट जो है एंट अमीबा हिस्टोलोटिका की ये इन्फेक्टिव स्टेज है। नेक्स्ट देखते हैं तो इन ह्यूमन एंट अमीबा जिंजीवैलिस लिव्स इन। एंट अमीबा जिंजीवैलिस कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पस पॉकेट ऑफ पायरिया। पस पॉकेट ऑफ पायरिया यानी कि जो आपके माउथ में जो पस पॉकेट्स होते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी प्रेजेंट इन दी फूड वैक्यूल ऑफ। तो बहुत ही क्लियर है, अभी इतनी देर से मैं बता रही हूँ आपको कि आरबीसी जो है वो एंट अमीबा हिस्टोलोटिका की फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। पैथोलॉजिकल नेचर ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलोटिका वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इसका पैथोलॉजिकल नेचर किसने बताया था? लॉश ने इसके पैथोलॉजिकल नेचर को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसाइड द बीड लाइक क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलोटिका। तो यहाँ पर क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स के अलावा उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है? तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है कैरियोसोम। कैरियोसोम प्रेजेंट होता है एंट अमीबा हिस्टोलोटिका में क्रोमेटिन मटेरियल के अलावा। नेक्स्ट है एंट अमीबा हिस्टोलोटिका इज फाउंड इन। कहाँ पाया जाता है? ये इंटेस्टाइन ऑफ मैन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबिक डिसेंट्री इन मैन इज कॉज्ड बाय। बहुत ही क्लियर है एंट अमीबा हिस्टोलोटिका। इन एंट अमीबा हिस्टोलोटिका द नॉर्मल ट्रोफोजोइट्स आर कॉल्ड। तो बताया मैंने आपको मैग्ना। नॉर्मल ट्रोफोजोइट को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर मैग्ना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री सिस्टिक स्टेज इन एंट अमीबा हिस्टोलोटिका इज कॉल्ड। प्री सिस्टिक स्टेज को हम माइन्यूटा स्टेज भी बोलते हैं। द माइन्यूटा फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलोटिका डिफर्स फ्रॉम अमीबा प्रोटियस इन हैविंग। जो माइन्यूटा फॉर्म है वो किस तरह से अमीबा प्रोटियस से डिफर करती है? तो इसके अंदर जो माइन्यूटा फॉर्म है उसके अंदर कोई भी फूड वैक्यूल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसिस्टेड स्टेज इज नॉट नोन टू अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ। इनसिस्टेड स्टेज यानी कि सिस्ट किसकी लाइफ साइकिल में नहीं पाई जाती? तो मैंने आपको बताया कि एंट अमीबा जिंजीवैलिस जो है उसकी लाइफ साइकिल में सिस्ट नहीं पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है और आगे पूछा भी जा सकता है। मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलोटिका इज। ज़्यादा एक्टिव कौन सी फॉर्म होती है? ट्रोफोजोइड फॉर्म होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन होस्ट। तो एंट अमीबा हिस्टोलोटिका का एक ही होस्ट होता है, बाकी सबके दो दो होस्ट हैं। द एक्सक्रेशन इन एंट अमीबा हिस्टोलोटिका टेक्स प्लेस थ्रू। तो एक्सक्रेशन उसका कैसे होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलोटिका का एक्सक्रेशन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। हाउ मेनी यंग अमीबा हैज आउट फ्रॉम अ सिस्ट ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलोटिका। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि एक सिस्ट जो होती है एंट अमीबा हिस्टोलोटिका जो कि टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट होती है उसमें से एक ही यंग अमीबा बनता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटिड बॉडी इन एंटमीबा हिस्टोलोटिका आर फाउंड इन। क्रोमेटिड बॉडी किसके अंदर कौन सी फॉर्म में पाई जाती है? तो वो आपके सिस्ट फॉर्म में क्रोमेटिड बॉडी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटासिस्टिक और मेटासाइक्लिक फॉर्म ऑफ एंटमीबा हिस्टोलोटिका हैज न्यूक्लियस। अब इसमें आप देखिए कि इसमें न्यूक्लियस का भी पूछा गया है, तो 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसमें। एंटमीबा हिस्टोलोटिका हैज नो नीड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहता है तो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर और एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ बचा नहीं है जो कि हम मतलब जिसके बारे में हम बात करें या पढ़ें। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपको ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डाले हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो हम इस तरह से जो हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं सारे क्वेश्चंस और पिछले एग्ज़ाम्स में जो भी पूछा गया है उसकी रिसर्च करके उसको देख के पढ़ के अच्छे से हम लोग उसके बाद ये सारी वीडियो तैयार करते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमको आगे मोटिवेशन मिले कि हम और वीडियोस आपके लिए लेके आएँ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करें, चर्चा करें, जिससे कि जो भी टॉपिक्स हैं आपको क्लियरली समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाला है यूबलीना पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।